हेलो एवरीबॉडी, मैं आरपी सिंह विजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं कि यूपी में जो वैकेंसीज निकली हैं टीचिंग की, टीजीटी और पीजीटी, उसका क्राइटेरिया क्या रखा है, एलिजिबिलिटी क्या है, देन उसके बाद में फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, देन आपके लास्ट फॉर्म सबमिट करने की डेट क्या रखी है। उसके बाद में एवरी पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे, जिससे आपको फॉर्म फिल करते हुए आपके कुछ प्रॉब्लम दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सभी आपके एक इंफॉर्मेशन है ये, तो जितना हो सकता है प्लीज सभी स्टूडेंट इसको आपके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट इसके बारे में आपके जान लें, क्योंकि आपको जरूरी है फॉर्म फिल करने से पहले ये बातें जानना। लोगों से आप देख चुके हैं कि आपके क्या मैं बताने वाला हूं, मीन्स वैकेंसी है 15,508, और ये साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी आपके कम या ज्यादा हो सकती है। तो यूपी में जो वैकेंसी निकली है आपके टीजीटी के बारे में, पीजीटी के बारे में, तो पहले सबसे पहले आपके फॉर्म की डेट देख लेते हैं कि फॉर्म आपके कब से अप्लाई होना स्टार्ट हुए हैं और लास्ट आपके डेट क्या है। तो जैसे आपके फर्स्ट इसमें दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन आपके जो स्टार्ट हुए हैं 29 नवंबर, सॉरी 29 अक्टूबर 2020, यानी 29 अक्टूबर 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, टीजीटी के भी पीजीटी के भी। दूसरा है आपके जो ऑनलाइन आपके पेमेंट जमा करने की जो आपके स्टार्टिंग डेट है, वो भी आपके 29 दशमलव 2020, यानी कि आप उसी दिन पार्ट 1 पार्ट 2 को सबमिट करके फीस भी सबमिट कर सकते हैं 29 अक्टूबर 2020 को ही। देन उसके बाद में फिर आपके दूसरा पॉइंट है आपके ऑनलाइन आवेदन, यानी पार्ट 1 है आपके जो ऑनलाइन आपके प्रोसीजर है, उसकी जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2020 है। इसमें आपके लास्ट डेट जो है आपके वो रजिस्ट्रेशन की 27 नवंबर 2020 है। देन उसके बाद में ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु तो अंतिम तिथि है आपके, यानी ऑनलाइन आपको पेमेंट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो भी आपके 27/11/2020 है। देन लास्ट है आपके जो ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन है उसका पार्ट 2 सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपके 30/11/2020 है। तो ये तो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आप उसके यूपीएससी यानी जो उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पे इसकी वेबसाइट पर आपको ये डेट पूरी मिल जाएंगी। यहां से आपको मैंने भी वैसे आपको बता दी बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर है। इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, यानी फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आपने उसमें एलिजिबिलिटी के बिहाफ पर फॉर्म में फिल किया है, उसके बाद उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। क्या बोल रहा है आपके ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन मीन्स करेक्शन नहीं किया जा सकेगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी सूचनाओं का सत्यापन कर लें। यानी आप फॉर्म जैसे फिल करते हैं तो एक बार आपको दोबारा से उसको रीड आउट करना होगा कि हाँ मैंने अपनी जो जानकारी है इंफॉर्मेशन है सही भरी है गलत भरी है। तो ध्यान रहे बाकी जितने भी एग्जाम है उनमें क्या है फॉर्म भर देते हैं, बाद में करेक्शन के लिए हम आपके पिटीशन लगा देते हैं ना, रिट दायर कर देते हैं, तो उसके बाद में हम डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं और करेक्शन हो जाता है। लेकिन इसने साफ साफ लिख दिया पहले ही कि जो भी आपने एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिल की है उसको अच्छे से सावधानी केयरफुली भरे आप कि दोबारा उसमें करेक्शन नहीं होगा। उसके बाद में बोला गया है कि टीजीटी हो या पीजीटी हो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपके जितने भी एग्जाम है बाकी उसमें दे रखा होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई या नहीं रखी गई, तो इसमें कोई प्रोसीजर ही नहीं है ऐसा। उसके बाद में फिर आपके आगे है, आगे पॉइंट है आपके कि जो आवेदन है मीन्स आपके एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेंट है उसके लिए क्या क्या आपके कितनी कितनी फीस रखी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी में आता है कोई, तो जनरल कैटेगरी में आपके जो एप्लीकेशन फीस है 700 है और उसका ऑनलाइन प्रोसीजर है वो आपके 50 है, तो टोटल आपके 750 हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस है आपके
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं उसे क्या आपके 400 एप्लीकेशन फीस रखी है और 50 जो है ऑनलाइन प्रोसीजर की फीस है, तो 450 आपके उसका चार्ज हो जाएगा। ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का 700, यानी जनरल और ओबीसी का आपके सेम है, तो 50 रुपए आपके यहां पर भी ऑनलाइन प्रोसीजर फीस है, देन आपके 750 हो जाएगा। एससी वाला है, अनुसूचित जाति है, उसका 400 फीस है और 50 तो आपके ऑनलाइन प्रोसीजर फीस तो चलेगी आपके, तो 450 इसकी फीस हो जाएगी। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी की फीस है आपके 200 है और 50 आपके प्रोसेसिंग फीस है, तो इस आधार पे आपके 250 रुपए एसटी की फीस होगी। उसके बाद में ये दे रखा है आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी कि जो आपके फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में आपके क्या क्या इन्होंने बोला है, उनकी क्या क्या आपके मूल श्रेणी के अनुसार, यानी आपके अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार है, यानी कि इसमें नोटिफिकेशन जो है 1 से लेकर 5 तक है, वो आपके एक्स जो सर्विसमैन है उसके बारे में ये डिटेल से उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, जो भी उसके लिए है, जो एक्स सर्विसमैन है तो वो आपके आराम से 1 से लेकर 5 तक उसको पढ़ ले। उसके बाद में फ्रीडम फाइटर में कोई वीमेन है, महिला है, तो उसमें भी आपके दे रखा है क्रमांक 1 से सीक्वेंस है 1 से लेकर 5 तक, उसकी आपके मूल श्रेणी के अनुसार जो आपके उसमें उन्होंने मेंशन किया है, तो इसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में जो हैंडीकैप में विकलांग है तो उसका भी आपके मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान किया जाएगा, तो ये आपके उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन है ये लिखी है। देन उसके बाद में फिर आपके ये लिखा हुआ है इसमें जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फीस का भुगतान है, देन फॉर्म सबमिशन है। उक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, क्या ना देखो क्या चाह रहा है, मैं सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूं। वहां पे जो यूपी में आपके जो गेस्ट टीचर होते हैं उनको तदर्थ शिक्षक बोलते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं आपके जो एडॉक है, आपके टीचर हैं, दिल्ली में उनको गेस्ट टीचर बोलते हैं और यूपी में उनको तदर्थ शिक्षक बोलते हैं। उन्हें क्या है, जैसे मान लो आपके मैं टीजीटी का एक एग्जांपल दो, टीजीटी में कितने आपके क्वेश्चन होंगे, क्या है, मैं आपके क्राइटेरिया पूरा समझा देता हूं। तो टीजीटी जो है आपके, टीजीटी में टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 125 है और एक क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स का, तो टोटल आपके 500 मार्क्स का आपके पूर्णांक हुआ। ये नॉर्मल टीजीटी की आपके एलिजिबिलिटी है, क्योंकि टीजीटी में क्या आपके जैसे इन्होंने क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी टीजीटी में, टीजीटी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी सिर्फ बीएड होना चाहिए, यानी कि आपका अगर बीएड कंप्लीट है तो आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने सीटेट को नहीं मांगा, यानी सीटेट कैंसिल कर दिया। कोई अदर टेट हो आपके उसकी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है टीजीटी के लिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी आपके सिर्फ बीएड। अब इसमें क्या है, कुछ आपके जो बीएड करके जो विद्यार्थी होते हैं वो आपके तदर्थ शिक्षक के रूप में काम कर रहे होते हैं और यूपी के स्कूलों में उन्हें क्या है कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे टोटल आपके इनके लिए तो नॉर्मल जो बीएड जिसने की है, जो आपके वहां पे एक गेस्ट टीचर में से आपके एडॉक टीचर के रूप में नहीं लगा हुआ, तो उसका तो 500 मार्क्स पर ही आपके पूरा पूर्णांक बनेगा। लेकिन अगर जो तदर्थ हैं तो उनके लिए क्या आपके 465 का पूर्णांक होगा, क्वेश्चन वही होंगे 125 क्वेश्चन की, जो आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी 3.72 होगी और इसमें जो 35 मार्क्स है वो रिलैक्सेशन में दिए जाएंगे, क्योंकि आपका पूर्णांक जो कट ऑफ लगेगी 465 पे लगेगी। और अगर आपने 1 साल तक किसी विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में काम किया है तो आपको कुछ परसेंट यानी कि आपको कुछ वेटेज मिलेगा। अगर उससे ज्यादा दिया है, ज्यादा टाइम आपने वहां पे वर्क किया है, तो आपको मैक्सिमम आपके 35 मार्क्स का रिलैक्सेशन या वेटेज दिया जाएगा, जो आपके तदर्थ शिक्षक हैं ऑलरेडी, जो यूपी में आपके गेस्ट टीचर के रूप में जैसे दिल्ली में काम करते हैं तो वहां पे तदर्थ शिक्षक होते हैं, एडॉक टीचर होते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके एडॉक टीचर लगे हुए हैं वहां पर,
उन्हें क्या है आपके बेनिफिट दिया है यूपी गवर्नमेंट ने कि आपके उनको मैक्सिमम 35 मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कितने साल आपने वर्क किया है वो वहां पे काउंटिंग होगी। और जो आपके नॉर्मल बीएड करके आए हैं तो उनको क्या है आपके कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उनको क्या है आपके 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन में से आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो पूरे टोटल्स हो जाएंगे आपके 500 मार्क्स का, उसका पूर्णांक होगा 500 मार्क्स पर उसके आपके कट ऑफ जाएगी। टीजीटी के लिए क्या है आपको, टीजीटी के लिए आपको ना तो सीटेट की जरूरत है ना अदर स्टेट के टेट की जरूरत है। इसमें जो आपके नीड है आपके इसमें टीजीटी में सिर्फ आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड के रूप में मांगा है कि बीएड करके आया हो, लेकिन बीएड भी क्या कुछ वो स्टूडेंट की क्वेरीज है कि सर क्या जो परस्यूइंग है मींस आपके जो फाइनल ईयर में बीएड करने के वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन में अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में बीएड कर रहा है और वो 27 नवंबर 2020 तक आपके अपना बीएड कंप्लीट कर लेता है और उसकी डिग्री आ जाती है, तो वो क्या है आपके टीजीटी के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन किसी स्टूडेंट का लास्ट ईयर चल रहा है बीएड का और उसका रिजल्ट आपके 27 नवंबर तक नहीं आएगा, तो वो आपके टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। देन उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन बनता है क्या क्या सर जो पहले आपके 1 ईयर का जो बीएड होता था क्या वो एलिजिबल होंगे। तो देखिए चाहे 2 ईयर का बीएड हो या 1 ईयर का बीएड हो तो दोनों ही एलिजिबल होंगे आपके टीजीटी के लिए। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, कोई इसमें आपके जनरल पेपर नहीं है। टीजीटी में आपके मेन पेपर है जो आपके सोशल साइंस है, जैसे तो सोशल साइंस का ही आपका होगा, जनरल पेपर का कोई भी यहां पर आपके क्राइटेरिया नहीं रखा। जैसे डीएसएसबी का लेते हैं आपके तो एक जनरल पेपर होता है एक मेन पेपर होता है, लेकिन यहां पर आपके यूपी का जो टीजीटी है उसमें आपके मेन पेपर ही होगा, जनरल पेपर नहीं होगा। उसके बाद में फिर आपके आगे दे रखा है इन्होंने, आगे दे रखा है कि साफ साफ लिखा हुआ देखो आपके कि टीजीटी के लिए नो इंटरव्यू, टीजीटी के लिए आपके नो इंटरव्यू, पीजीटी के लिए यस इंटरव्यू, यानी कि पीजीटी में इंटरव्यू होगा और टीजीटी में नहीं होगा। इसमें आपके एलिजिबिलिटी की आपके डेट दे रखी है, एलिजिबिलिटी की डेट दे रखी है, तो वो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल भी जाएगा। दूसरा यहां पे मैं आपको समझा दूं कि आपके इसमें जो एज क्राइटेरिया एज क्या रखा है, टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, मिनिमम एज इन्होंने डिसाइड की है आपके 21 साल कि आप 21 साल के हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल है। अगर आप 21 साल के नहीं है और आपने बीएड कर ली है तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद में फिर दे रखा है आपके जो वेतन है, यहां पे आपके सैलरी है ये दे रखा है आपके, इनका जो एक ग्रेड पे है वो दे रखा है यहां पर। तो यहां पर आप देख लेंगे कितना ग्रेड पे आपके 4600 है, देन उसके बाद में पीजीटी का आपके कितना है 4800, तो ऐसे कुछ दे रखा है उसका। उसके बाद में रिजर्वेशन की बात करते हैं, मेन रिजर्वेशन की बात आती है, ये तो बाद की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद सबको पता चल जाएगा हाँ कितना ग्रेड पे कितना टोटल आपके एक सब कुछ मिलाकर हमको सैलरी मिलेगी। तो रिजर्वेशन की अगर बात करें तो पहला मैं आपको समझाऊं कि अदर स्टेट का जो यूपी का नहीं है, अदर स्टेट का अगर आपके ओबीसी में है, मान लो आपके दिल्ली से कोई ओबीसी में है और वह यूपी में आपके अप्लाई करता है तो उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद में अगर कोई एससी में है तो सेम आपके एससी में ही काउंट किया जाएगा, एसटी से है तो आपके एसटी से ही काउंट किया जाएगा, ये क्राइटेरिया होगा। देन उसके बाद में क्या बोला है कि जो रिजर्वेशन है उसमें अभी भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है इन्हें क्या है 10% आपके रिजर्वेशन दिया है, तो ये आपके यूपी में 10% आपको मिलेगा, एज इट इज रहेगा, ऑल इंडिया के लिए आपके ये लागू कर दिया। लेकिन अदर स्टेट का ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको आपके जनरल कैटेगरी से आपके फॉर्म भरना होगा, ओबीसी से नहीं भरेगा। दूसरा कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में बनेंगे कि सर मान लीजिए आपके यूपी की लड़की है, उसने राजस्थान या फिर आपके
दिल्ली किसी लड़के से शादी कर ली है और वो वहां पर आपके आ चुकी है, तो लड़की मान लो आपके यूपी में ओबीसी में थी और लड़का जो दिल्ली में है वो भी आपके ओबीसी में है, तो अब तो भाई वो दिल्ली की निवासी है, वो यूपी की नहीं है। तो अगर वो आपके यूपी में उसके पेरेंट्स रहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा डोमिसाइल बना हुआ है यूपी का और मैं ओबीसी से फॉर्म भरना चाहती हूं, तो ध्यान रहे उसे ओबीसी से फॉर्म भरने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरेगी। ध्यान रहे, दोबारा से मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर मान लो कोई अदर स्टेट में आपके कोई लड़की या लड़का सेटल हो चुका है और वो आपके वहां पे जॉब करता है, रहता है, और वो यूपी का पहले था निवासी, लेकिन अब उसका एड्रेस सब कुछ आपके दिल्ली का या फिर आपके राजस्थान का हो चुका है, तो वो यूपी में जो है आपके पहले ओबीसी में आता था और अदर स्टेट में भी ओबीसी में है, तो अब जहां का वो है, अगर जो यूपी में जाकर फॉर्म भरता है तो वो जनरल कैटेगरी से भरेगा, वो आपके ओबीसी से नहीं भरेगा। कहने का सिंपल लॉजिक ये है कि जो यूपी में रहता है उसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य होगा, अदर स्टेट के ओबीसी सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद में फिर आपके पॉइंट आगे बनता है कि टीजीटी में समझा चुका हूं आपके कि इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, जनरल पेपर का आपके कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा, जनरल पेपर का कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखना। मेन पेपर आपके टीजीटी का, सीटेट नहीं मांगा, मींस आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी आपके सिर्फ और सिर्फ बीएड। अब आते हैं पीजीटी की ओर। पीजीटी में क्या है आपके, पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, इन्होंने मांगी है कि स्टूडेंट ने एमए किसी भी सब्जेक्ट से किया हो वो एलिजिबल होगा, यानी कि इन्होंने पीजीटी के लिए एमए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन रख दी है। इसमें बीएड इन्होंने नहीं मांगा कि बीएड आपके करके आया हो, कंपलसरी इनके बीएड वाला भरेगा, आपके एमए वाला नहीं भरेगा, एमए वाला सिंपल भरेगा। उसके बाद में ये नहीं बोला कि किसी स्टेट का सीटेट ये क्वालिफाई करके आओ, सीटेट भी नहीं मांगा, यानी इन्होंने बीएड को भी और सीटेट को भी यहां पे एलिजिबिलिटी के आधार पे नहीं रखा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमए रखा है। लेकिन यहां पर क्या कुछ आपके फायदा मिलेगा, इसमें क्या इंटरव्यू होगा, एमए में क्या, सॉरी पीजीटी के लिए क्या आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, उसमें इंटरव्यू का क्राइटेरिया है आपके, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे समझा देता हूं, जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, जो रिटर्न है वो तो होगा आपके, रिटर्न है ये 85% होगा, इसमें जो इंटरव्यू होगा ये आपके 10% का होगा, 10% का होगा, और जो स्पेशल आपके कुछ इन्होंने वेट दिया है वो आपके 5% रखा है। किस आधार पर है, इंटरव्यू में भी क्राइटेरिया रखा है कि आपके 4% तो इन्होंने रख दिया जीके के बिहाफ पर, कि हम जीके से क्वेश्चन पूछेंगे, 4% तो जीके के बिहाफ पर, और 3% इन्होंने रखा है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी आपके आपके जो हॉबीज हैं आपके और बोलने का जो क्राइटेरिया उसको डिसाइड किया जाता है, और 3% रखा इन्होंने आपके स्किल, स्किल आपके इनकी अभिरुचि देखनी है कि आपके 3% उससे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो टोटल आपके इंटरव्यू इन्होंने 10 मार्क्स का रखा है। 5% क्या ये समझ लो, 5% जैसे मैंने बताया कि आपके पीजीटी के लिए इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी एमए, लेकिन कोई स्टूडेंट एमए के साथ में बीएड भी है, बीएड भी है, तो इसका जो आपके क्वेश्चन होंगे पीजीटी में वो भी कितने के होंगे, क्वेश्चन 125 है, उसके बाद में 500 का आपके ये पूर्णांक होगा, सेम आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें जो आपके पीजीटी में जो एमए और बीएड करके आया है, तो आपके 1% का क्राइटेरिया रखा है। एमएड, अगर एमएड और एमए कर रखा है तो आपके एमएड के साथ में उसको 2% का आपके वेटेज दिया जाएगा। अगर
पीएचडी करके आया है तो पीएचडी के साथ भी उसको आपके पीएचडी के साथ उसको आपके 2% का आपके ये एक वेटेज दिया जाएगा। क्या है देखो समझ लो। अगर मान लो आपके कोई नॉर्मल एमए करके आता है, पीजीडी का फॉर्म भरता है, तो भाई उसको आप कुछ रिलैक्सेशन नहीं होगा, सिंपल आपके वो 125 को बीट करेगा, उसके बाद में 500 में से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आपके कट ऑफ लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट आपके एमए के साथ में एमएड कर लेता है तो उसको 2% आपके एक वेटेज दिया जाएगा फाइनल कट ऑफ पर कि 2% का आपको एमएड करने के उपलक्ष्य में ये इतने मार्क्स मिले हैं 500 में से। लेकिन इनका जो आपके एमए प्लस एमएड से भरता है तो उसको क्या है आपके 500 पर बीट नहीं करना, तो कम आपके उसके मार्क्स होंगे पूर्णांक के, और उसके बाद में उसको आपके वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद में अगर बीएड करके आता है एमए और बीएड से वो अप्लाई करता है तो 1% का उसको आपके वेटेज दिया जाएगा। अगर एमए प्लस पीएचडी करके कर रखी है उसने तो आपको उसको 2% का आपके वेटेज दिया जाएगा। ये पीजीटी का क्राइटेरिया होगा। दोनों में आपके टीजीटी और पीजीटी हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पीजीटी में आपके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बता चुका हूं आपको 10 मार्क्स का होगा, यानी सॉरी 10% का होगा। ये क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, इसको आपको ध्यान से फिल करना होगा जब आपको पूरी तरह से आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लें, अपने आप को डेवलप कर लें, आप समझ लें इसको एक एक पॉइंट को कि हाँ मैंने क्या समझाने का ट्राई किया टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। उसके बाद में और इसमें इतना कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ये मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद में फिर है आपके ये आपको क्लियर रहना चाहिए, तो इतना समझाने वाला पॉइंट है नहीं, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे फिर भी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जानना जरूरी है आपको। महिला अभ्यर्थी है वो क्या है आपके बालक या बालिका दोनों वर्गों में विद्यालयों के लिए पात्र है। क्या है देखो ये दो हैं आपके, एक मेल है, ठीक है, मेल में वैकेंसी निकली है और एक फीमेल में निकली है। ठीक है, फीमेल में कम वैकेंसी है, मेल में ज्यादा है। अब लेकिन कोई फीमेल है ना, फीमेल है वो मेल में भरना चाहती है तो वो एलिजिबल है। उसके बाद में फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर वो फीमेल आपके मेल में भी भर देती है और उसके बाद में फीमेल्स कैटेगरी से भरती है तो फिर उसका एक जगह पर ही आपके कैलकुलेशन होगी, फीमेल की आपके नहीं काउंटिंग होगी। उसके बाद में मेल जो है वो मेल कैटेगरी में आपके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मेल जो है आपके यानी कि पुरुष है वो आपके इस कॉलम में आपके अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसे रखे हैं। जैसे मान लो आपके फीमेल कैटेगरी में एक मेल जो है आपके फॉर्म अप्लाई करना चाहता है म्यूजिक में, तो उन्होंने आपके स्पेशल बोला है कि अगर म्यूजिक संगीत में कोई रुचि रखता है और वो आपके फीमेल कैटेगरी से भरना चाहता है तो वो आपके फीमेल कैटेगरी में जाकर आपके पुरुष भर सकता है, लेकिन अदर कंडीशन में आपके अप्लाई नहीं कर सकता। ध्यान रखना जब आप इसमें वैकेंसी देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। वैकेंसी जो है आपके, जो वैकेंसी है आपके जो मेल में कम है और मेल में ज्यादा है और फीमेल में कम है, तो उसमें बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि सर ये मेल फीमेल का चक्कर क्या है। तो इन्होंने दो कॉलम बनाए हैं, एक तो आपके मेल का बनाया पुरुष की आपके सीटें निकालने की, पुरुष वर्ग में इतनी सीटें हैं, और एक आपके फीमेल में निकाली है मीन्स आपके महिला वर्ग में कितनी आपके सीटें निकली हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि महिला तो दोनों में अप्लाई कर सकती है। एक एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं, जैसे मान लो आपके मेट्रो है और मेट्रो क्या है आपके, मेट्रो में एक जो आपके कंपार्टमेंट होता है वो ओनली आपके विमेन के लिए एलिजिबल होता है कि विमेन ही उसमें आपके बैठ सकती हैं। बाकी ये जो है आपके फीमेल भी है प्लस मेल भी है। बोले सर कैसे? क्योंकि आपने मेट्रो में देखा होगा कि कोई सीट आपके महिला के लिए रिजर्व होती है और इस आपकी इस कंपार्टमेंट में महिला के लिए रिजर्व है, तो एक महिला जो आपके अगर
विमेन वाले कंपार्टमेंट में बैठी है तो भाई आपके यहां तो बैठेगी नहीं, जाकर दूसरे में भर देगी, एक ही जगह आपके बैठ सकती है वो। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपके जो फीमेल है वो फीमेल क्या है, आपके फीमेल वाले कॉलम में से भी आपके अप्लाई कर सकती है और मेल वाले से भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन भरेगी एक से ही। उसके बाद में जो पुरुष है वो क्या है, आपके सिर्फ पुरुष वर्ग से ही आपके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक क्राइटेरिया मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है कि कोई पुरुष है और महिला वर्ग में आपके एक संगीत में आपके वैकेंसी निकली हुई है, तो पुरुष जो है वो महिला वर्ग में संगीत में आपके अप्लाई कर सकता है, उन्होंने एक कंडीशन रख दी है, अलाउ कर दिया है। लेकिन अदर में आपके एसएसटी में या फिर अदर आपके सेक्शन में अप्लाई नहीं कर सकता। ये आपके क्राइटेरिया होगा इसका। बाकी जितनी भी पूरी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो बैच है आपके वो कब से लॉन्च हो रहा है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ पे आपको सामने पूरी वेबसाइट नजर आ रही होगी, यहाँ से आप बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कब से आपके बैच लॉन्च हो रहा है। देन उसके बाद में और अदर इंफॉर्मेशन है, आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, उसकी डिटेल्स, सब्जेक्ट के आपके क्या आपके एक एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, ये समझाने का पूरा ट्राई करेंगे एवरी टीचर आपको इस प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।